चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए बताएं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1958, 1968, 1978 या 1981? बताएं। इसका आंसर दें। चलिए इसका जो आंसर है वो है 1968। इज द करेक्ट आंसर। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है उमरिया में। उमरिया, कटनी। ठीक है। और ये टोटल 448 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर के लिए सबसे अधिक जो टाइगर अगर पाए जाते हैं तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और सफेद शेर भी यहीं पर मिलते हैं, व्हाइट टाइगर। ठीक है। सो 1968 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा RCH2 कार्यक्रम किससे संबंधित है? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकल प्रजनन दर या उपयुक्त सभी? इसका आंसर दें। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है। मातृ मृत्यु दर पे भी है, शिशु मृत्यु दर और सकल प्रजनन दर, इन तीनों पर ही ये RCH2 कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में चलाया जा रहा है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। और इसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं। मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और सकल प्रजनन दर के बारे में पूरा का पूरा आकलन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कालीभीत, बड़वानी, विजयगढ़ या धूपगढ़? कौन सी चोटी है इसमें? वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी बता सकता है इसको।
मध्य प्रदेश के बारे में जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल बता सकता है आसानी से। मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन में ही अगर कोई पढ़ता है तो उसमें जानकारी इसकी मिलती है। चलिए, इसका जो आंसर है वह है धूपगढ़। धूपगढ़ की चोटी इज द करेक्ट आंसर। और ये महादेव श्रेणी में है धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। और ये 1350 मीटर ऊंची है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? महादेव श्रेणी पचमढ़ी, मध्य प्रदेश की पर्यटन स्थल, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं इसका आंसर। दिया सलाई के डब्बे का कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इटारसी, ग्वालियर, अमलाई या भोपाल? बताएं, इसका आंसर दें। इसके बारे में मैं आपको पहले भी क्लास चल रही थी, उसमें मैंने बताया था आपको आंसर। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि दिया सलाई के डब्बे बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चंस के साथ में आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। बताएं इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है ग्वालियर। मैंने ग्वालियर जिला अभी बीच में इसकी क्लास ली थी, मैंने लाइव क्लास, तब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने इसके बारे में वो क्लास अटेंड की है तो ठीक है ना। तो ग्वालियर में है दिया सलाई, जो माचिस है, माचिस के डब्बे बनाने का कारखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं अगला। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? सतना, रीवा, छतरपुर या सीधी? बताएं। इसका उत्तर दें। कहाँ हुआ था प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका असगरी बाई का जन्म? अगर आपको पता है तो आप कमेंट दें, नहीं तो नो आइडिया बता सकते हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है छतरपुर। छतरपुर इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका असगरी बाई का जन्म छतरपुर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। Here is another question. वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1985, 1970, 1990 या 1950? वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बताएं। फिफ्टी 56 का आंसर दें अगर आपको पता है तो। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 1970 द
करेक्ट आंसर। 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। और सकल वन क्षेत्र अगर पूरे नेशनल बेसिस पे देखा जाए तो सबसे अधिक वन एमपी में, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बाद में फिर ये फर्स्ट नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, फिर सेकंड नंबर पे जो आता है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे अधिक वन की दृष्टि से सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया बेसिस पे अगर इसको कैलकुलेट करें तो मध्य प्रदेश में 21.34% जो एरिया है भौगोलिक, ठीक है ना, पूरे भारत में से सकल दृष्टि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, पूरे देश का जो अनुपात है उसमें से 21.34% एरिया में जो एरिया है वहां पर वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और ये 2015 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये है अगला क्वेश्चन। आप सभी सभी व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए जुड़े हैं, और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ में जो भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरी वीडियोस को लाइक करते हुए चलें। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर क्रांतिकारी दल का गठन हुआ? बताएं, क्रांतिकारी दल का गठन कौन से जिले में हुआ था? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? बताएं, इसका आंसर दें। चलिए इसका जो आंसर है वो है जबलपुर। जबलपुर इतिहास की दृष्टि से और स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इवेंट्स यहाँ पर हुई हैं स्वतंत्रता के समय में। यहाँ पर कि जैसे कि त्रिपुरी है, त्रिपुरी क्षेत्र में यहाँ पर अधिवेशन हुआ था। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो, ठीक है ना। 1939 का जो अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो यहीं पे हुआ था। यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, और यहीं से ये इनकी पहली और आखिरी बार यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर यहाँ पर उन्होंने अपने नए क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी, वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, गठन किया था यहाँ पर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर असहयोग झंडा सत्याग्रह भी यहीं से शुरुआत हुआ, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहाँ से की गई। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट अबाउट इंडियन फ्रीडम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। आज काफी कम विद्यार्थी नजर आ रहे हैं। चलिए आ जाएं। भरतरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर दें। भरतरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? उज्जैन, बैतूल, खंडवा या फिर खरगोन? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बनते हैं इस तरीके के।
देवेंद्र जी, अगर आप लोग कनेक्ट हैं तो कृपया कर आंसर दें सभी लोग। मुझे आप लोगों के कमेंट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं। देवेंद्र, प्रदीप जी, चलिए इसका जो आंसर है वो है उज्जैन। उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। यहां पर है भर्तरी की गुफाएं, ठीक है ना। राजा भर्तरी, राजा भर्तरी की ये गुफा है। यहाँ पर राजा भर्तरी ने यहाँ पर समाधि ली थी और वो यहाँ पर योग पर बैठे थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उमरिया, नरसिंहपुर, महू या शहडोल? इसका आंसर दें। पशु चिकित्सालय महाविद्यालय, इसका आंसर फटाफट दिया कीजिए। जैसे ही आया है क्वेश्चन पूरा पढ़ लें, उसके बाद में तुरंत आंसर मिलना चाहिए। चलिए बताएं। इसका जो आंसर है वह है महू। महू इज द करेक्ट आंसर। पशु चिकित्सालय महू में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताएं 2001 से 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा? शिवपुरी, झाबुआ, सीधी या इंदौर? बताएं इसमें से आंसर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी 2001 से लेकर 2011 के बीच? वेरी इजी क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बारे में अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। बताएं, समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ऑप्शंस आर वेरी सिंपल, इजीली यू कैन गिव द आंसर if you will study about Madhya Pradesh population ratio about every district. Okay, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। इंदौर आबादी की दृष्टि से, ठीक है ना, सबसे अधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या का रेशो इंदौर का ही है, ठीक है ना। मैंने इंदौर जिला पढ़ाया है, नहीं अभी पहले, तो उसमें पूरी आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और साथ में इंदौर के फैक्ट्स आप देखेंगे तो डेफिनेटली विल गेट दैट फैक्ट। ओके देवेंद्र जी, 60 का इंदौर है, सीधी इज नॉट हेयर। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि हुई थी तो वो इंदौर में हुई है। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन अगला, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है? अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश पूरे के पूरे भारत में अगर रेशो देखा जाए तो कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के अंडर में आता है? ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत कम है। क्वेश्चन के ऑप्शंस कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं और मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही से सेट भी नहीं है ये। चलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है, मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है, इसको अपन हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कहाँ बना था, और कब बना था, सॉरी, पहला खेल क्लब कब बना था? 1885, 1890, 1905 या 1915? इसका आंसर दें। मध्य प्रदेश का सबसे पहला खेल क्लब कहाँ बना था, मतलब कब बना था? बताएं इसका आंसर क्विक। अगर मध्य प्रदेश के सारे स्टेडियम सभी के बारे में आप जानते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गिव द आंसर। मैंने अपने वीडियोस में सारे एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपने देखे हैं मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट के वीडियोस में, प्लेलिस्ट से आके आप देख सकते हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 1890 है। 1890 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला मध्य प्रदेश का जो खेल क्लब है वो 1890 में ही, ठीक है ना, शुरू किया गया था और इसका नाम था पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब के नाम से ये शुरू हुआ था और ये मध्य प्रदेश के कहाँ, इंदौर में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट में इसके वीडियो बनाए हुए हैं मैंने मध्य प्रदेश के स्टेडियम और एकेडमीज के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में कब कौन से एकेडमी और कौन सा स्टेडियम बना था। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के अनुमानित भंडार लगभग हैं, कितना है? 10 से 15 करोड़, 15 से 20 करोड़ टन, 20 से 30 करोड़ टन, 25 से 35 या 30 से 40 करोड़ टन बॉक्साइट के। इसका आंसर दें, क्या है इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है सेकंड नंबर, 20 से 30 करोड़ टन के लगभग अनुमानित भंडार भूमिगत यहाँ पर मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का स्थित है, याद रखना है ना। और ये अगर इसकी भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश का 5वां नंबर लगता है पूरे भारत में, मध्य प्रदेश का 5वां नंबर लगता है, ठीक है ना। और पहले स्थान पर उड़ीसा आता है, उड़ीसा पहले नंबर पे आता है और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आता है बॉक्साइट में, ठीक है। और सबसे अधिक अगर बॉक्साइट कहीं मिलता है, और ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम जो है उसका ये अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाता है क्योंकि इसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एक काले रंग का ये एक अयस्क के रूप में प्राप्त होता है और सबसे अधिक ये मध्य प्रदेश के जबलपुर, अमरकंटक, मंडला यहाँ पर विशेष रूप में अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, शहडोल, सतना, रीवा, कटनी, इन सभी जिलों में इसका उत्खनन होता है, यहाँ से इसको निकाला जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक भंडारण अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पूरे भारत में 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है और पहले नंबर पर
उड़ीसा आता है। 64 अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है? क्वाइट इजी, बता दीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। ज्यादा समय ना लें इसमें। चलिए, इसका जो आंसर है राजा भोज ग्वालियर, सॉरी भोपाल का ही रखा गया है। भोपाल के ही थे राजा भोज, वन ऑफ द पॉपुलर नेम। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? देवास, दतिया, छतरपुर या गुना? बताएं। वेरी इजी, इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको पिछली लाइव क्लास में, और वीडियो भी बनाया है मैंने। इसका आंसर दें क्विक। कहां पर है लेदर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में? बताएं इसके बारे में। चलिए आंसर आ गया इसका, देवास। देवास इज द करेक्ट आंसर। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, मध्य प्रदेश में। अगर प्रमुख रूप से कॉम्प्लेक्स देखे जाए तो 4 कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्स में से एक कॉम्प्लेक्स देवास में है जो लेदर कॉम्प्लेक्स है। दूसरा है इंदौर में, इंदौर में है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स जो कि अभी क्वेश्चन में आया है। सागर में है, जो कि है क्या है सागर में? स्टील कॉम्प्लेक्स। और एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से 4 कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा अन्य कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं अभी, वो बन चुके हैं। 5वां कॉम्प्लेक्स एक है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, ये है इंदौर में। इसके अलावा धार में भी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, छिंदवाड़ा में एक और कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इस तरीके से और भी कॉम्प्लेक्स आगे बन रहे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं कॉम्प्लेक्स पे बनते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। लेदर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, ये लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में। सागर में स्टील कॉम्प्लेक्स, छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए बता सकते हैं इसको भी आप, वेरी इजी, अभी रिपीट ही हुआ, ये समझ लो क्वेश्चन। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या उज्जैन? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बताएं इसका आंसर। चलिए आंसर आ रहा है इसका, अभी मैंने पहले भी रिपीट किया था, ये इंदौर इज द करेक्ट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कौन से हैं इसमें से बताएं। मुश्ताक अली, कर्नल, CK नायडू, नरेंद्र हेरवानी, अभय कुरेशिया, मोहनीश मिश्रा, सचिन धुलपुरे या उपयुक्त सभी? इसका आंसर दें। मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं क्रिकेट के? क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन है ये।
अगर आपने क्रिकेट की शौकीन हैं और क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर कि इनमें से कौन कौन से खिलाड़ी मध्य प्रदेश के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। चलिए नीरज जी बता रहे हैं नरेंद्र हिरवानी जी मध्य प्रदेश के हैं, और कौन कौन है यहाँ पर? 69 राजेश शर्मा जी डी बता रहे हैं। एनीबडी एल्स? चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, डी, 4th नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के हैं, ऑल दीज आर ट्रू। ये सभी खिलाड़ी मध्य प्रदेश के ही हैं, ठीक है। मुश्ताक अली, कर्नल सीके नायडू, नरेंद्र हिरवानी, हवे कुरैशिया, मोनीश मिश्रा, सचिन धुलपुरे, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए बताएं, करेरा अभ्यारण्य लुप्त प्राय सोन चिरैया का संरक्षण केंद्र है, ठीक है ना। यह अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? बताएं। देवास, छतरपुर, शिवपुरी या मंदसौर? बताएं। इसका आंसर दें। इसका आंसर आ गया है, शिवपुरी बता रहे हैं। चलिए बढ़िया, शिवपुरी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है? शिवपुरी में है, जो कि विलुप्त हो चुकी सोन चिरैया, सोन चिड़िया के लिए ये संरक्षण का केंद्र बना है और उसको यहाँ पर ये अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। और ये जो अभ्यारण्य है ये 202 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है शिवपुरी में, ठीक है। और यहाँ पर मुख्य रूप से सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं, सांभर, चीतल, नीलगाय, ये भी यहाँ पर वन्य प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं शिवपुरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए, बताएं। असत्य युग्म चयन करें, इसमें से फॉल्स क्या है बताएं। सर्वाधिक साक्षर महिला संभाग वाला जिला जबलपुर, सर्वाधिक साक्षर पुरुष वाला संभाग उज्जैन, न्यूनतम साक्षर महिला वाला संभाग इंदौर, न्यूनतम साक्षर पुरुष वाला संभाग इंदौर। इसमें से आंसर कौन सा है? इसका आंसर दें। बताइए, संभाग के बारे में पूछा है, संभाग, क्वेश्चन समझिएगा। संभाग में 8 जिले, 7 जिले, 6 जिले आते हैं, ठीक है ना। जिला नहीं पूछा है, संभाग पूछा है। क्वेश्चन को कंफ्यूज मत कीजिए अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो, ठीक है ना। जबलपुर में 8 जिले आते हैं, उज्जैन में 7 जिले आते हैं, इंदौर में 8 जिले आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सोच समझ के बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है, चलिए मैं ये बता देता हूँ, ठीक है ना, क्वाइट डिफिकल्ट। उज्जैन, उज्जैन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें असत्य युग है। इसमें जो साक्षरता का रेशो अगर संभाग के बेसिस पे देखा जाए तो इसमें सबसे सर्वाधिक साक्षर पुरुष वाला संभाग इंदौर उज्जैन नहीं है, ठीक है ना। और इसके फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा
कि कितनी परसेंटेज है, क्योंकि संभाग के बेसिस पे बताया गया है ये, ना कि जिले के बेसिस पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बहत्तरवा, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार पुरुष एवं महिला साक्षरता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश के सबसे निचले स्थान पे है साक्षरता में? ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला की साक्षरता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश में सबसे निचले स्थान पर है? अलीराजपुर, श्योपुर, शाजापुर या नरसिंहपुर? वेरी, इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन, आराम से बता सकते हैं आप इसका आंसर। बताएं। चलिए आंसर आ गया, नीरज जी दे रहे हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही, अलीराजपुर। अलीराजपुर ही है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष और महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत है सबसे कम है पूरे मध्य प्रदेश में। कितना है यहाँ पर? 36.1%। ठीक है, सबसे कम पूरे के पूरे सभी मध्य प्रदेश के जिलों की तुलना में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ पर कौन सी जाति निवास करती है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर एसटी, एसटी के बाद में फिर एससी का नंबर लगता है। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर 89% सबसे अधिक, और एससी यहाँ पर 3.7%। ठीक है ना, और बाकी के जनरल और ओबीसी रहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। सबसे अधिक अगर यहाँ पर कोई जाति निवास करती है वो अनुसूचित जनजाति निवास करती है। 73, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में असत्य बताइए, कौन सा फॉल्स है इसमें? ठीक है ना, पावागिरी खरगोन, उदयगिरी शहडोल, अमरकंटक शहडोल या भरथरी, ये भरथरी है, सॉरी, भरथरी की गुफा धार, इसमें से क्वेश्चन में से कौन सा रॉन्ग है बताएं। अरे भरनोहरी, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन गलत हो रहे हैं। ठीक है ना, एक तो उदयगिरी गलत हो रहा है और दूसरा भरथरी की गुफाएं, ये दोनों ही गलत हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ही लग गया, ऑप्शन इसमें गलत रखे हैं। ठीक है ना, उदयगिरी की गुफाएं ये जो हैं ये विदिशा के निकट सांची में हैं। ठीक है, और भरथरी की गुफाएं अभी मैंने क्वेश्चन बताया था उज्जैन में है। ठीक है, बाकी की ये सही है, पावागिरी खरगोन और अमरकंटक शहडोल, शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, बोथ आर फैक्ट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसको दिस इज, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, ये दोनों फॉल्स हैं। तो इसमें ये दोनों सही हो, आंसर ये दोनों होंगे। ठीक है ना, उदयगिरी शहडोल और भरथरी
भर्तरी की गुफाएं धार में नहीं है, उज्जैन में है, ठीक है ना। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो सांची विदिशा के निकट। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्वाइट इजी, आराम से दे सकते हैं इसका आंसर। उमा भारती, सरला ग्रेवाल, जमुना देवी या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। बिल्कुल सही है, उमा भारती। उमा भारती थी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की, ठीक है। और ये 2004 में मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद में सॉरी, ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाई थी, ठीक है। उसके बाद में ये बाबूलाल गौर आए। बाबूलाल गौर भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। फिर लगातार शिवराज सिंह चौहान ने 15 वर्ष तक मध्य प्रदेश पर शासन किया, और अभी भी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? राजगढ़, इंदरगढ़, गुना या अशोकनगर? बताएं। ये भी मैं पहले पूछ चुका हूं। उमा भारती टीकमगढ़ से हैं नीरज जी, टीकमगढ़ जिला, ठीक है ना, वहीं से इनका निवास स्थान है। लेकिन अभी उमा भारती अगर देखा जाए तो सांसद हैं वो झांसी से हैं, पिछले वर्ष तक थी। इस वर्ष तो उन्होंने लड़ा नहीं चुनाव। पिछले बार जब सांसद रही तो वो झांसी से सांसद थी, इस बार तो वो उम्मीदवार भी नहीं थी। चलिए इसका आंसर दें। चलिए इसका जो आंसर है वो है इंदरगढ़। इंदरगढ़ इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में जो शिव मंदिर निर्माण की शिलालेख हैं वो इंदरगढ़ के शिलालेख हैं, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। भारत में टिन और हीरे के उत्पादक राज्य कौन सा है? इजी बता सकते हैं आप। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा? ये उड़ीसा है। बताएं इसमें से, आराम से बता सकते हैं आप, क्योंकि एक ही राज्य है भारत का, वो है मध्य प्रदेश। मैं ही बता देता हूं, क्योंकि हीरा अगर कहीं निकाला जाता है तो वो मध्य प्रदेश में ही निकाला जाता है। और मध्य प्रदेश की 3 जिले हैं यहाँ पे कि हीरा निकाला जाता है, पन्ना, सतना और छतरपुर। ये 3 जिले हैं यहाँ पे हीरे का उत्खनन किया जाता है। और टिन, और ये टिन जो है, टिन निकाला जाता है बैतूल, बैतूल से, ठीक है ना। बैतूल जिला है, वहां से टिन का उत्खनन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। बाण सागर परियोजना के जल वितरण में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? बाण सागर परियोजना, बताएं। 2,46,689 हेक्टर मीटर, 3,23,345 हेक्टर मीटर, 4,23,245 हेक्टर मीटर,
5,10,225 हेक्टेयर मीटर। बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है। अगर आपने परियोजनाओं के बारे में स्टडी की होगी तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाएंगे। और ये भी बताएं कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर संचालित होती है। बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है पहला नंबर। बिल्कुल सही बता रहे हैं नीरज जी आप। बाण सागर परियोजना का जो कि जल वितरण है मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है 2,46,689 हेक्टेयर मीटर क्षेत्र में जल वितरण किया जाता है। और ये बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बनी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सोन नदी पर स्थापित की गई है। और ये 3 जिलों की 3 स्टेट, ठीक है ना, 3 स्टेट्स की इसमें शेयरिंग है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में और कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 3 राज्य की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना, क्योंकि सोन नदी इन तीनों राज्यों से होकर बहती है। ठीक है। और इसमें जो शेयरिंग है मध्य प्रदेश की 50% और 25% यूपी की है और 25% बिहार की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यह आ गया अगला क्वेश्चन। कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? ग्वालियर, खजुराहो, त्रिपुरी या रीवा? जो कलचुरी राजा थे इनकी राजधानी कहां पर थी? बताएं। दीनापुर में गिरती है, बिहार में, ये बता रहे हैं आप। चलिए इसका आंसर दें। 78 का 78 का देवेन जी बी पर आ रहे हैं। नीरज जी त्रिपुरी बता रहे हैं। सुनील कुमार मालवीय जी सी पर आ रहे हैं। चलिए आंसर बिल्कुल सही है, त्रिपुरी। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू ही की थी तब मैंने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के ऊपर में भी मैंने क्वेश्चन बनाए थे और उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कलचुरी राजाओं की राजधानी अगर कहीं थी तो वो त्रिपुरी में थी। और त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर, जबलपुर में स्थित है। और यहाँ पर इनकी दूसरी शाखा खोली थी। ठीक है ना। सेकेंड ब्रांच खोली थी यहाँ पर। और इन्होंने ये जो शाखा थी ये 620 ईस्वी से लेके 1181 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। ठीक है। ये दूसरी थी। और पहली शाखा कहाँ खोली थी? पहली शाखा ये थी उत्तर में थी। और इसकी ये शाखा थी 550 से लेके 1156 तक। ठीक है ना। ये 2 शाखाएं थी। ये कहलाती थी उत्तर की शाखा और ये कहलाती थी दक्षिण की शाखा कलचुरी वंश की। उत्तर की जो शाखा थी वो गुजरात की तरफ में थी और दक्षिण की शाखा जबलपुर में त्रिपुरी में थी। ठीक है ना। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कलचुरी वंश की। और यहाँ पर कलचुरी वंश की साक्ष्य भी हैं। अमरकंटक अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर 64 योगिनी का मंदिर। ठीक है ना। ये सारे मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंश के राजाओं ने ही करवाए थे। ठीक है। और कलचुरी वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे?
कृष्णराज जी, ठीक है ना, दक्षिणी शाखा के संस्थापक रहे। चलिए अगला क्वेश्चन। अस्सी तक लेते हैं, 80 के बाद में खत्म करेंगे। आगे बढ़ गया हूं मैं थोड़ा सा। भारहूत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम, साहनी, जॉन मार्शल या श्री वाकणकर? भारहूत स्तूप की स्थापना खोज किसने की थी? चलिए इसका आंसर आ रहा है, सुनील कुमार जी ए पर आ रहे हैं, देवेंद्र जी सी पर जा रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है कनिंघम। पहले भी मैं बता चुका हूँ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारहूत स्तूप कहाँ पर है? ये है सतना में, सतना में स्थित है। और इस भारहूत स्तूप का निर्माण, ठीक है ना, सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने दूसरी सदी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। और सम्राट अशोक गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, ठीक है। और इसकी खोज कनिंघम ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत के हिसाब से देश में कौन सा स्थान है? अनुसूचित जनजाति एसटी का रेशो बताना है, बताएं। इसका आंसर दें, 11वां, 13वां, 15वां या 17वां? कौन सा स्थान है अनुसूचित जनजाति की प्रतिष्ठा के मामले में? इसका जो आंसर है वो है 13वां, ठीक है ना। 13वां राज्य है अनुसूचित जनजाति के मामले में मध्य प्रदेश, ठीक है ना, 13वां राज्य है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये है परसेंटेज वाइज ये 13वें नंबर पे आता है, ठीक है ना। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है ना। और राज्यों की तुलना में देखा जाए, राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये 11वें नंबर पे आता है, ठीक है ना। किसमें? अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों पर, ठीक है। और अगर इसमें एससी के बारे में, अब मैं इसके साथ में, ये तो एसटी के बारे में हो गया, अब मैं अगर एससी के बारे में बताऊं आपको तो एससी में भी थोड़ा सा अलग फैक्ट है।
ठीक है। एससी के बारे में बताना जा रहा हूं। एससी में अगर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में एससी, ठीक है ना, जनसंख्या के मामले में ये 8वें नंबर पे आता है, 8वां नंबर है। और परसेंटेज वाइज देखा जाए, प्रतिशत के मामले में देखा जाए, ठीक है ना, प्रतिशत के मामले में तो इसका 17वां स्थान है, ठीक है ना। और राज्यों के मामले में देखा जाए एससी, तो इसमें राज्यों में 14वां स्थान लगता है एससी में, ठीक है ना। और इसके अलावा नगरीय, ठीक है ना, नगरीय मामले में अगर देखा जाए, कौन पूछ रहा था 15वां स्थान किसका है ना, नीरज जी पूछ रहे थे। नगरीय जनसंख्या के मामले में है ये, ठीक है ना। नगरीय जनसंख्या के मामले में, जो नगरीय जनसंख्या के मामले में है 15वां स्थान मध्य प्रदेश का, ठीक है ना कि एसटी और एससी, ठीक है। और पूरे के पूरे देश में अगर देखा जाए, और ये है 15वां स्थान राज्य में है ये। और अगर पूरे देश में देखा जाए, पूरे देश में, तो नगरीय मामले में इसका 8वां स्थान है, ठीक है। और प्रतिशत में देखा जाए, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में इसका जो स्थान है वो है 22वां, ठीक है, नगरीय दृष्टि से। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए आज के इस लाइव क्लास में। आई होप यू गाइस लाइक माय दैट एमसीक्यू लाइव क्लास, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में फिर हम उपस्थित होंगे, जिसमें कि यही मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। और सारे जो नए विद्यार्थी हैं वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी मैं क्लास लूँगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मेरी क्लास को लाइक करते हुए भी चलें। आज 12 बजे की जो क्लास है शायद वो ना हो पाए, किसी कारणवश मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज दोपहर की 12 बजे की क्लास नहीं हो पाएगी। अगर होगी तो डेफिनेटली एट द सेम टाइम आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है ना। आप जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं हो पाई तो फिर कल आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं हम सेम टाइम 9 से 10 के बीच में, 8 से 9 के बीच में। थैंक यू सो मच। मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप सब लोग। नीरज जी ने पूछा है सर जी क्लास का टाइम 8 से 9 बताया मैंने अभी आपको, ठीक है ना। और क्या लिखा है, ये क्या समझ नहीं पाया आपका कहने का मतलब क्या लिखा है, KYARHTA, क्या कहना चाहते हैं थोड़ा